शकुंतला बहुत खुश थी क्योंकि शकुंतला ने अपने बेटे अमित की शादी कर दी थी। अब शादी के बाद शकुंतला अपनी बहू काजल का गृह प्रवेश करती है। बहू आराम से इस कलश को गिराकर अंदर आ जा। अरे हाँ बहू, कलश को आराम से गिराकर अंदर आ जा। अब ये तेरा घर है, तेरे घर के लोग हैं। शकुंतला और विमला की बात सुनकर काजल भी धीरे से कलश गिरा देती है और जैसे ही घर में 2 कदम बढ़ाती है वैसे ही उसके बालों में खुजली होने लगती है। अभी इन जुए को मुझे काटना था। अरे गृह प्रवेश तो करने देते ये जुए मुझे। अरे बहू रुक क्यों गई? आजा अंदर, तेरा अपना ही घर है। चल मैं तुझे कमरा दिखाती हूँ। कमरा तो तू दिखाती रहना बहू को, लेकिन पहले मुझे बहू की मुंह दिखाई तो करवा दे। अरे बहू थक गई होगी। अरे थोड़ा आराम तो करने दे उसे, उसके बाद तू जिंदगी भर बहू को देखते रह विमला। अरे ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जा बहू, बाद में तेरी मुंह दिखाई कर लूंगी मैं। विमला और शकुंतला जहाँ एक तरफ बातें कर रही होती है वहीं दूसरी तरफ काजल अपने सर के जुओं से परेशान थी और काजल के सर में इतनी जुएं थी कि वो उसे काट काट कर परेशान कर रहे थे। अभी यहाँ मैंने अपना सर खुजाया तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे बालों में जू है। और यहाँ भी तो कितने सारे लोग खड़े हैं और मेरे सर के जुओं को मजा आ रहा है मेरा खून पीने में। काफी समय से काजल अपने सर से जुओं को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब काजल के बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो अपने सर को हाथों से खुजाने लगती है और नाचने लगती है और गाना भी गाती है। इमी 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 खाब खाब से बेहिसाब से क्यों आते हैं मुझे इमी 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 इमी। अरे बाप रे, तेरी बहू को क्या हो गया? ये क्या कर रही है बहू? तू ठीक तो है ना? अरे बहू क्या हुआ तुझे और ये कैसी हरकतें कर रही है तू? अपने हाथों से बालों को खुजाते हुए काजल गाना गाई रही होती है और नाच भी रही होती है, जिससे काजल अपने बालों को खुजा भी पाती है और किसी को पता भी नहीं लगने देती कि आखिर वो कर क्या रही है। अरे माँ जी मुझे माफ कीजिएगा, वो क्या है ना, मेरे अंदर का डांस कभी कभी निकल पड़ता है। मुझे डांस करने की आदत है। अरे बाप रे बाप, डांस तो तेरा बड़ा खतरनाक था और गाना भी बहुत अच्छा था। अरे बहू अगर इतनी ही जोरों की डांस आई है तो मुझे बोल दिया होता, मैं तुझे कमरे तक छोड़ तो आती। कम से कम यहाँ इतने लोगों के सामने जो तूने अपनी कमरिया हिलाई है उसका क्या? अरे शकुंतला कैसी बातें करती है? तेरी बहू इतना अच्छा नाचती है और तू है कि उसे सुना रही है? हाँ तुझे तो मजा आ ही रहा होगा ना, क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? और बहू तू, तेरे घर वालों ने मुझे बताया नहीं कि तुझे डांस का भी शौक है। अरे शकुंतला क्या बात कर रही है? तुझे भी पता है कि शादी से पहले कितनी चीजें छुपाई जाती है। काजल के सर खुजाने के बाद उसकी जान में जान आती है, क्योंकि उसके सर में जुओं के कारण कुछ देर बाद ही बहुत खुजली होने लगी थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक रोज काजल किचन में खाना बनाते हुए अपने सर से जुएं निकालकर उसे वहीं पास के शेल्फ पर मार रही होती है। अरे कितनी जुए हो गई हैं मेरे सर में, कम से कम 1-2 तो निकलते ही रहेंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। काजल की यह हरकत शकुंतला देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसकी बहू के सर में जुए हैं। अरे राम रे राम, इसके सर में तो जुए हैं और देखो खाना बनाते हुए कैसे जू निकालकर मार रही है। छी छी, 1-2 खाने में चला गया तो पता भी नहीं चलेगा। अरे माँ जी बस खाना बन ही गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए। शकुंतला तो अपनी बहू की हरकतों को देखकर परेशान हो जाती है और चुपचाप हॉल में जाकर बैठ जाती है। अब बेचारी करती भी क्या। तभी काजल खाना लेकर आती है और शकुंतला जैसे ही खाना देखती है उसके मन में ख्याल आने लगता है, ना जाने बहू ने इस खाने में भी अपने जुओं को डाल दिया हो। अरे माँ जी क्या हुआ, खाना तो खाइए, अभी मैं और रोटियां लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे बहू रुक, तुझे कुछ कहना था। मैंने तेरे सर पर जुओं को चलते हुए देखा है, क्या तेरे बालों में जू हो गए हैं? माँ जी आपको भी पता चल गया कि मेरे बालों में जुए हैं? वो सब तो ठीक है, लेकिन साफ सफाई भी तो जरूरी है ना। अभी अभी मैंने किचन में देखा तू जुए निकाल कर मार रही थी और खाना बना रही थी। ये क्या तरीका है खाना बनाने का? माँ जी मैं क्या करूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सर में खुजली तो बहुत होती है मेरे। काजल के किचन में जाने के बाद जैसे ही शकुंतला अपनी बहू की बातों से संतुष्ट होकर खाना खाने के लिए एक निवाला लेती है, तभी वो देखती है प्लेट में जुएं चल रही हैं।
अब ये देखकर शकुंतला अपना सर पीटने लग जाती है। अरे खाना तो ढंग से देती, देख तो जरा खाने में जू चल रही है। ले जा इस खाने को, मुझे नहीं खाना तेरा ऐसा खाना। तो माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है? आप तो जानती है ना कि मेरे बालों में जुए हैं और इसे हटाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन ये जाती ही नहीं है। जरूर तू अपने बालों में गंदगी रखी होगी, तभी तो ये जुए आए हैं। और अब तो खाने में भी जुए ही जुए नजर आ रहे हैं। ऐसा रहा तो मैं तुझे यहाँ से विदा कर दूंगी। लेकिन माँ जी मेरी इसमें गलती क्या है, जब मेरे बालों में इतनी जुए हो गई हैं और ये निकल ही नहीं रही हैं? अरे तो इसका कोई उपाय तो होगा ही। शकुंतला अपनी बहू के जुओं से परेशान थी, लेकिन वो करती भी क्या, क्योंकि उसकी बहू सुनने को राजी ही नहीं थी। अब एक रोज शकुंतला के घर विमला आती है और विमला के लिए काजल चाय लेकर आती है। लेकिन जब विमला चाय पीने लगती है तो वो देखती है चाय के कप पर जुएं चल रही हैं। अरे बहू, तूने लगता है चाय की कप सही से साफ नहीं की है। कप तो उसने साफ किया है, लेकिन खुद को उसने अब तक साफ नहीं किया है। अरे उसके सर में जुएं हैं और वही जुएं चाय के कप में चल रही थी। अरे राम रे राम बहू, तेरे सर में जुए और वो इधर उधर घूम रहे हैं, इसका मतलब तेरे सर में कुछ ज्यादा ही जुए हो गए हैं। तू ज्यादा जुओं की बात कर रही है। अरे मेरी बहू के सर में तो इतने जुए हैं कि बिस्तर, कपड़े, किचन के बर्तन, सब जगह बस अब जुए ही जुए दिखते हैं। अब मैं क्या करूं, ये जाते ही नहीं है। मैंने इतनी दवाइयाँ लगा ली, इतनी सफाई कर ली, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं तो इनसे खुद ही दूर होना चाहती हूँ। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली जाती है। काजल के जाने के बाद विमला चाय का कप नीचे रखते हुए शकुंतला से कहती है, देख, मैं तुझे आखिरी और अच्छा उपाय बता रही हूँ, क्योंकि तूने मुझे अपनी बहू के जू के बारे में बहुत लेट बताया है। तो अपनी बहू के बाल मुंडवा दे, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। यही ख्याल मुझे कुछ दिन पहले आया था। बस बहू को सो जाने दे, फिर देख मैं इसके सर का मुंडन कर दूंगी। अब अगले ही दिन शकुंतला अपनी बहू काजल के सर मुंडवा देती है और वो टकली हो जाती है। जब काजल सोकर उठती है तो अपने सर के बालों को झटकने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है उसके सर पर तो एक भी बाल नहीं और ना ही सर में रहने वाले जुएं। ये देखकर काजल रोने लगती है। ये सब किसने किया? मेरे बालों को किसने काटा? मुझे किसने गंजा किया? बहू ये सब मेरा किया धरा है, रोने की जरूरत नहीं है। अपने सर पर पल्लू रख, 2-4 महीने में बाल आ ही जाएंगे। माँ जी आपने ये क्या किया मेरे बालों के साथ? मेरे बालों में जुए थे, इसका मतलब ये थोड़ी था कि आप मेरे बाल ही कटवा दोगी। अरे ये तो करना ही था, अब तुझे अच्छा लगे या भला, खैर मुसीबत तो टली। माँ जी देखिए जरा मैं कैसी लग रही हूँ। हे भगवान, मैंने अपने बालों पर कितनी मेहनत की थी। अरे घर की खेती है, तू चिंता क्यों करती है, उगाएंगे बाल। शकुंतला अपनी बहू से परेशान होकर अपनी बहू को गंजा करवा देती है और काजल को भी जुओं के साथ होने वाली खुजली से भी राहत मिलती है। पांचों बहुएं अदिति, बबीता, अंजलि, पूजा और निशा आपस में बहुत बहस कर रही थी। यहाँ वहाँ सामान फेंक रही थी। उन पांचों की आवाज घर से बाहर भी जा रही थी। उन सब की लड़ाई की आवाज सुनकर अदिति का पति कुणाल और बबीता का पति रोहन दोनों वहाँ आ जाते हैं और सामान बिखरा हुआ देखकर रोहन बोलता है, अरे आज फिर आप लोगों ने घर को जंग का मैदान बना के रख दिया है। अब कोई मुझे ये बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? किस बात के लिए इतना झगड़ा कर रहे हो आप लोग? हुआ क्या है आखिर ऐसा? क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा क्या? हम कुछ पूछ रहे हैं। अरे भैया लगता नहीं है आज इन पांचों के कानों में हमारी आवाजें जाएंगी। देख नहीं रहे हो कैसे झगड़ा करने में लगी हुई है? अरे कोई हमें सुन भी नहीं रहा है। परेशान तो मैं खुद हो गया हूँ। ये पांचों इस घर की बहुएं हैं और इन्हें पता है कि इनकी कोई सास नहीं है, तब तो पांचों की पांचों खुद ही मालकिन बन के बैठ जाती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इनका क्या करूं मैं। भैया ये बातें हमें पता है कि हमारी माँ नहीं है, लेकिन शायद इन पांचों को नहीं पता कि हमारी माँ नहीं है। तो क्यों ना हम किसी को पैसे देकर किराए पे इनकी सास बना दे, और अगर इन्हें शक होगा तो कह देंगे कि गांव में रहती थी हमारी माँ। हमारी माँ को गांव बहुत पसंद था, लेकिन अब उनका मन भर गया गांव से, लेकिन अब वो हमारे साथ रहेंगी। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन अगर हम किसी गांव वाली को अपनी माँ बनाकर ले आएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। एक काम करते हैं, पहले इस बारे में बाकी तीनों भाइयों से बात करते हैं।
कुणाल और रोहन बाकी 3 भाई से बात कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद एक सुजाता नाम की औरत जो गांव में रहती थी उसे अपनी माँ बनाकर घर में कुणाल लेकर आता है और 5 बहुओं को बुलाकर कुणाल सबसे सुजाता को मिलवाते हुए कहता है, ये है हम 5 भाइयों की माँ, अब से ये भी हमारे साथ रहेंगी। माँ? लेकिन आपने तो हमें कभी नहीं बताया कि आपकी माँ भी है। अचानक से माँ कहाँ से पैदा हो गई अब? अरे बताया नहीं से क्या मतलब? अरे हर किसी की माँ होती है, ठीक वैसे ही मैं अपने 5 रत्नों की माँ हूँ। तुम 5 बहुरियों ने बहुत राज कर लिया है घर पर, लेकिन अब और नहीं। माँ जी, हमने कहाँ राज किया? आप क्या बोल रही हैं? हमें तो आपके आने से बहुत खुशी हुई है। अभी जैसे ये बड़ी बहू के कान पर अपना हाथ सेका है, ठीक वैसे ही तुमको भी चाहिए तो बताओ। नहीं नहीं, मैं तो बस बता रही थी, आपको जैसा ठीक लगे माँ जी। 5 की 5 निकम्मी है। मुझे गांव से यहाँ आए हुए इतना समय हो गया है, लेकिन किसी ने पानी का एक गिलास तक नहीं पूछा। मेरी यही इज्जत है क्या इस घर के अंदर? माँ जी आप रुकिए, मैं आपके लिए बस अभी पानी लेकर आती हूँ। वैसे माँ जी, आप खाने में क्या खाओगी? हमें आपकी पसंद नापसंद पता नहीं है ना, तो बस इसलिए पूछ रहे हैं। आज आपकी पसंद का ही खाना बनाएंगे हम 5। हाँ एक काम करो, धनिया पुदीने की चटनी बना लो और साथ में सब्जी, रोटी, दाल चावल और हाँ चोखा भी रख देना। गुड़ का शरबत भी याद से बना देना, वो भी बहुत अच्छा होता है। ये माँ जी ने आज के लिए बताया कि खाना क्या बनाना है, या जब तक यहाँ रहेंगे तब तक अभी लिखवा रही है। इतना सारा खाना माँ जी अकेले खा लेंगी क्या? ए बोहरिया, हम यहाँ की कमजोर सास नहीं हूँ, बल्कि गांव की सास हूँ। जो भी खुसर पुसर हो रही है ना, एक बार में ही सबको सीधा कर दूंगी। फिर खुसर पुसर करने लायक ही नहीं बचोगी कोई। जाओ खाना बनाओ। अरे वाह, इन्होंने तो सच में कमाल कर दिया। 5 तो इनसे डरने भी लगी हैं। अच्छा है, डर से ही सही, लेकिन अब 5 की जुबान तो ज्यादा नहीं चलेगी ना। सुजाता के आने के बाद से तो मानो घर की हवा ही बदल गई हो। जो बहुएं रोजाना आपस में लड़ती थी, अब उनकी आवाज तक नहीं आ रही थी। ऐसे ही एक दिन सुजाता पंखा चला रही होती है, लेकिन पंखे में लगी लाइट भी जल जाती है। सुजाता काफी डर जाती है और चिल्लाती है, अरे ये क्या चीज है? पंखा तो हवा देने के लिए होता है, पंखे में से रोशनी निकल रही है। इसका मतलब यही पंखा फूकने वाला है। कोई है यहाँ? जल्दी आओ। अरे देखो पंखे को क्या हो गया। सुजाता की आवाज सुनकर वहाँ 5 बहुएं आती है और निशा बोलती है, माँ जी क्या हो गया? आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? बहू कहाँ कुछ ठीक है, देख पंखे में से रोशनी निकल रही है, पंखा फूकने वाला है। जल्दी से किसी को बुला ले यहाँ जो ठीक कर सके, वरना पक्का आज तो कोई कांड हो जाएगा। क्या माँ जी आप भी? अरे हंस क्यों रही हो नालायको? तुम 5 को पंखे की हालत दिख नहीं रही है क्या? माँ जी आप देहाती हो ना, इसीलिए आपको नहीं पता कि ऐसा भी पंखा होता है। पूजा की बात सुनकर सुजाता का मुंह बन जाता है और वहीं उसकी 5 बहुएं बहुत हंस भी रही होती है। लेकिन फिर भी सुजाता अपनी बहुओं से हार नहीं मानती है और उन्हें परेशान करने का एक मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती है। एक शाम 5 बहुएं ने खाने में नूडल्स बनाए होते हैं, जिसे देखकर सुजाता बोलती है, अरे ये क्या बना दिया बहुओं? मैंने तो तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला था और तुमने पता ही नहीं क्या बना दिया। ये देखने में तो केचुए जैसा लग रहा है। हमारे गांव में बड़े हुआ करते थे। माँ जी गाँव में बहुत होते थे, तो आपको गाँव में ही रहना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आ गई? बहू तू फिर बदतमीजी कर रही है मुझसे। तेरे घर वालों ने क्या तुझे यही सिखाया है कि बड़ों से ऐसे बात की जाए? छी छी छी, थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या तेरे अंदर? माँ जी बदतमीजी थोड़ी कर रहे हैं हम आपसे। अरे आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो बस हम तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, वरना इसे बदतमीजी थोड़ी कहते हैं। अच्छा चलो, मैं भी तुम 5 को कुछ समझाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी सास हूँ, तो जो मैं बोलूँगी वो तुम 5 को करना पड़ेगा। जी माँ जी बिल्कुल। वो क्या है ना, मेरे गांव में फर्श वाला घर नहीं होता किसी का। हम सब मिट्टी के घर में ही रहते हैं, जिस पर गोबर लिपा जाता है। लेकिन गोबर तो फर्श वाले घर में भी हम लीप सकते हैं ना, तुम समझी मेरी बात? अरे बुराई ही क्या है गोबर लेपने में? जैसे तुम 5 घर में पोछा लगाती हो, वैसे ही गोबर से घर भी लीप दो, और इसमें कौन सी बड़ी बात है?
और मैं तुम लोगों से पूछ नहीं रही हूँ बल्कि तुमको हुक्म दे रही हूँ। लेकिन माँ जी हमारी बात तो सुनो। नहीं नहीं, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। अब जाओ और गोबर लेकर आओ और घर को गोबर से लीपना शुरू कर दो। मुझे किसी की भी कोई बात नहीं सुननी, समझी तुम? सुजाता की बात सुनकर पांचों बहुएं गोबर लेने चली जाती है और बाद में घर आकर गोबर लीपने लगती है। कुछ देर में बबीता की सहेली स्वाति आती है और पांचों को गोबर से लिपते हुए देखकर स्वाति जोर से हंसते हुए बोलती है, अरे बबीता, ये क्या है? तुम्हारा इतना अच्छा घर है और तुम लोग घर को गोबर से लीप रहे हो। अरे अब हम क्या करें, जब से हमारी देहातन सास आई है ना, तब से इस घर को गांव की झोपड़ी ही बना दिया है। हम पांचों तो परेशान हो गए हैं। स्वाति पांचों का मजाक बना रही होती है कि तभी वहाँ पर पांचों बहुओं की सास सुजाता आ जाती है। सुजाता को देखकर स्वाति बोलती है, अरे काकी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप तो गांव की नाटक कंपनी में काम करती हो ना? अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि आप इतने दिन से दिख क्यों नहीं रही हो। स्वाति बेटा, मैं आप इन्हें जानती हैं? और नहीं तो क्या, मैं इनको, इनके बच्चों और पोता पोती सबको जानती हूँ। स्वाति की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। कुछ देर में स्वाति वहाँ से चली जाती है। स्वाति के जाते ही पांचों बहुएं सुजाता को सुनाने लगती है। इतने में कुणाल आ जाता है और ये सब देखकर कुणाल बोलता है, इन्हें मैं लाया था अपने साथ। तुम पांचों हमेशा ही रोज लड़ती रहती थी ना। तुम्हारी सास होती तो तुम्हें सुधार देती, इसलिए मैं इन्हें तुम्हारी नकली देहातन सास बनाकर लाया था। ऐसे ही किसी को भी हमारी सास बना दोगे तुम पांचों भाई? किसी को भी नहीं, उनको बनाया है जो वाकई तुम्हारी सास बनने के लायक हैं। इनके आने के बाद से ही तुम पांचों में थोड़ी अकल तो आई। तुम पांचों अब बहस नहीं करती हो, घर में ध्यान देती हो। कुणाल की बात सुनकर पांचों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो पांचों सुजाता को अपनी सास के रूप में अपना तो लेते हैं, लेकिन अब सुजाता अपने परिवार के पास वापस चली जाती है। चंदा का परिवार गरीब था। उसकी शादी भी एक गरीब घर में हुई थी। चंदा अपने पति केशव और 11 साल की बेटी अजय के साथ रहा करती थी। एक रोज देर शाम जब केशव काम से आता है तो अजय अपने पापा से कहता है, पापा पापा, मेरे को भी ना रवि की तरह साइकिल चाहिए। वो रवि के पापा ने उसे साइकिल दिलाई है ना, तो आप भी मेरे को दिलाओ ना पापा। बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, हम उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। अरे वो बड़े लोग हैं। आप मेरी कोई बात नहीं मानते पापा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अरे चंदा, तुम क्यों नहीं समझाती हो इसे? अब ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इसकी डिमांड भी बड़ी हो रही है। बच्चा है, जो देखता है वो बोल देता है। मैं समझाऊंगी। केशव अपने घर का खर्चा पूरा कर पाए, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और अब केशव का बेटा अजय भी नई नई डिमांड करने लगा था, जिसे पूरा कर पाना केशव के बस के बाहर था। अब देर शाम अजय अपने दोस्त रवि के साथ खेलने जाता है। तभी वो देखता है कि रवि आइसक्रीम खा रहा है, जिसे देखकर अजय रवि से कहता है, अरे रवि, कि तू आइसक्रीम कहाँ से लाया? मुझे भी खिलाना, तू तो मेरा प्यारा भाई है ना, मेरे को तो खिलाएगा ना, थोड़ा तो खिला दे। चल हट, मैं अपनी आइसक्रीम किसी को नहीं खिलाऊंगा। ये मेरे पापा ने दी है मुझे और मेरे घर में तो बहुत सारी आइसक्रीम है। मम्मी से शिकायत करूंगा कि तूने मुझे धक्का दिया। आज के बाद ना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा, तू बिल्कुल अच्छा भाई नहीं है। हाँ हाँ चल निकल, मुझे भी तुझसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तेरे साथ खेलना है। अब अजय रोते हुए अपने घर आता है और अपनी माँ चंदा से कहता है, माँ देखो ना, रवि ने मेरे को धक्का दिया, अब मेरे हाथ पे चोट लग गई, मम्मी दर्द हो रहा है। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है ना कि उसके साथ मत खेलने जाया कर, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं। माँ तो मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने बस थोड़ी सी आइसक्रीम मांगी थी तो उसने मुझे धक्का दे दिया। बेटा वो कुछ भी करे कुछ भी खाए, तुझे उससे कुछ नहीं मांगना है। अब कुछ समय बाद ही रवि दूसरी आइसक्रीम खा रहा था, तो वो भी अपनी छत पर और अजय आंगन में बैठा हुआ था। तभी वो भी आइसक्रीम खाने की एक्टिंग करता है और ये सब चंदा देख लेती है और चंदा खुद से कहती है, भगवान ने भी इतना गरीब बनाया है कि मैं अपने बच्चे की जरूरतों और उसकी ख्वाहिश को पूरा ही नहीं कर पा रही हूँ। अब अजय रवि के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी चंदा की पड़ोसन आशा का आना होता है और आते ही वो चंदा से कहती है, ये क्या कर रहा है?
आइसक्रीम खाने की एक्टिंग। दोनों ही बड़े शरारती हैं। अभी दोनों लड़के आए हैं। रवि ने उसे आइसक्रीम नहीं दी होगी और उसे धक्का दे दिया। हाथ में चोट लगी थी, मुझे आकर बता रहा था। ऐसा क्या? अभी बताती हूँ उसे। बहुत ज्यादा ही शरारती होता जा रहा है ये। अरे आशा जी, बच्चे हैं, ये नहीं लड़ेंगे तो इस उम्र में आइसक्रीम के लिए क्या हम लड़ेंगे? ये तो ठीक है चंदा बहन, लेकिन बच्चे अभी ही तो बिगड़ने लगते हैं। मैं उसे घर जाकर बताती हूँ। वैसे कोई काम से आई थी क्या आप यहाँ? अरे मैं ये कहने आई थी कि विमला बहन कह रही थी आज जल्दी दूध ले जाने के लिए वो कहीं जा रही हैं। ठीक है, मैं अभी ही ले आती हूँ दूध। अब चंदा विमला के घर से दूध लाने के लिए डोलू लेकर घर से निकल पड़ती है और तभी वो रास्ते में जाते हुए अपने आप से कहती है, आजकल अजय कुछ ज्यादा ही जिद करने लगा है। घर में तो फ्रिज भी नहीं है, वरना जैसे भी उसे आइसक्रीम बनाकर दे ही देती। अब चंदा ये सोचते हुए विमला के यहाँ से गाय का दूध लेकर घर पहुँचती है और दूध में चीनी इलायची मिलाकर उसे एक ग्लास में रखकर उसमें एक चम्मच लगा देती है और अपनी पड़ोसन आशा को देने जाती है। आशा जी, ये 2 ग्लास है, इसी तरह फ्रिज में रख देती आप तो ये जम जाते। इस दूध को क्या जमाना है भला? क्या बनाया है इसमें? दूध ही है ना ये? हाँ है तो दूध ही, लेकिन इसे आइसक्रीम बनाना है। मैं सुबह आकर ले जाऊंगी। अरे वाह चंदा बहन, क्या जुगाड़ निकाला है आपने। बच्चे भी खुश और काम भी निकल गया। अब केशव का शाम में काम पर से आना होता है और अब अजय अपने पिता को रवि की बातें बताने लगता है। ये सब सुनकर केशव अजय से कहता है, अरे कभी मैं काम पर से आया हूँ और तूने ये कहा है कि पापा आज मैंने इतनी पढ़ाई की है। आप उसे क्यों डांट रहे हो? वो तो आपको बता ही रहा है कि आज रवि ने उसे धक्का दिया। अरे तुमने ही इसे सर पर चढ़ाया है और ये सर पर चढ़ गया है। इसे कहो अच्छा होगा कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अपने पापा का गुस्सा होते हुए देखकर अजय अपने कमरे में चला जाता है। अब अगली सुबह केशव के जाने के बाद करीब 10 बजे चंदा अजय को उठाती है और अजय से कहती है, अजय बेटा उठ भी जा, देख तुझसे कौन मिलने आया है। माँ, मैंने रवि से कुट्टा हूँ। आप इसे बोल दो कि यहाँ से चला जाए, मुझे इससे बात नहीं करनी है। बेटा दोस्तों से कभी नाराज नहीं होते। देखो वो तुम्हारे लिए क्या लाया है। रवि, क्या तुम मेरे से आइसक्रीम लाए हो? हाँ भाई, वो भी 2-2। चल अब खेलते हुए इसे खाएंगे। और तुझे पता है ये मेरी मम्मी ने बनाई है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है और मीठी भी है। अब चंदा ये देखकर खुश होती है और अब वो देर शाम रसना का पानी बनाकर उसे जमाने के लिए दे देती है। और अगले रोज भी रवि और अजय उस आइसक्रीम को खुशी खुशी खाते हैं। लेकिन अब जब देर शाम केशव घर आता है तो चंदा केशव से कहती है, सुनिए जी, इतने पैसों में तो हमारा घर चला पाना मुश्किल हो रहा है। क्या मैं आइसक्रीम की रेडी लगा लूं? क्या लगा लूं आइसक्रीम की रेडी? और इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये भी तो सोच ही रखा होगा तुमने। पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ पैसे दे देते तो। मेरे पास पैसों का पेड़ लगा है ना। पैसे नहीं है तो नहीं है, कह दिया। ठीक है, आपके लिए मैं खाना लगा देती हूँ, आप मुँह हाथ धो लीजिए। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम खोल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमने सोचा है तो पैसे भी होंगे ही तुम्हारे पास। अब चंदा आइसक्रीम की रेडी को लेकर सोचने लगती है और रात में सोते समय भी उसी के बारे में सोचती है। अब केशव के चले जाने के बाद ही चंदा अपनी माँ के दिए गए कंगन बेचकर आइसक्रीम की रेडी का इंतजाम करती है और शाम के समय अपने घर से दूर पार्क के पास आइसक्रीम की रेडी लगा देती है। अब रवि अजय की माँ को देखकर अजय से कहता है, अजय अजय, वो देख, मुझे तो आइसक्रीम वाले भैया में भी तेरी मम्मी दिख रही है। अरे कहाँ बोल रहा है तू? अरे अरे अरे, मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, वो आइसक्रीम वाले की बात कर रहा है तू? अरे मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो आइसक्रीम वाले भैया मेरी मम्मी की तरह दिखते हैं। लगता है मेरे को मम्मी की याद आ रही है। चल चल पास जाकर देख कर आते हैं, कहीं सच में वो तेरी मम्मी ही तो नहीं। कहीं उन्होंने गुस्से में आकर आइसक्रीम की दुकान ही खोल ली हो, क्योंकि मैंने उस दिन तुझे आइसक्रीम नहीं दी थी ना। हाँ हो सकता है, क्योंकि मम्मी ना बहुत गुस्से वाली है। और हाँ, मम्मियाँ ना कुछ भी कर सकती हैं, ऐसा मैंने सुना है। ठीक क्या रहा है तू अजय? चंदा ने तो अपने बेटे अजय को भी नहीं बताया था कि वो आइसक्रीम की रेडी खोल रही है। अब रवि और अजय पार्क से निकलकर रेडी के पास जाते हैं तो अजय आइसक्रीम वाले को कहता है,
अरे आइसक्रीम वाले भैया, आप मेरी मम्मी की तरह क्यों दिख रहे हो? अरे रब्बी, देखना कि मेरी मम्मी तो नहीं है ना? अरे अजय, ये तेरी मम्मी ही है। अजय, तेरी मम्मी ने तो आइसक्रीम की दुकान खोल ली भाई। अरे मम्मी, आपने मेरे लिए इतनी बड़ी दुकान खोल ली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मुझे बताओगी नहीं तो मैं खाऊंगा कैसे? क्योंकि मैं तुझे 4 पाई देना चाहती थी। अरे मम्मी, कितनी बार आपको कहा है, वो सरप्राइज होता है, 4 पाई नहीं होती है। हाँ वही बेटा। अब देर शाम करीब 7 बजे चंदा और अजय घर पहुंचते हैं, जहां केशव पहले से ही आया हुआ था और वो आइसक्रीम की रेडी को देखकर चंदा से कहता है, मैंने तुझे पैसे दिए नहीं तो तेरे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने अपनी माँ के दिए हुए कंगनों को बेचकर ये आइसक्रीम की रेडी लगाई है। सच बोल रही है ना? और अगर तू आइसक्रीम का ठेला लगाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं घर का काम करके ही जाऊंगी। और आज मैंने सिर्फ 2 घंटे ही आइसक्रीम की रेडी लगाई थी, जिसमें मैंने 700 रुपए कमाए। अब केशव उन पैसों को देखकर खुश हो जाता है और अगले ही दिन से केशव भी शाम में काम से आकर रेडी पर रहने लगा था, जिससे अब चंदा को घर चलाने में थोड़ी बहुत मदद भी मिल जाया करती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।